So hello everyone and welcome to my channel. And in this video we are particularly talking about the table queries. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डेटाबेस की कुछ क्वेरीज पढ़ी थी। बेसिकली डेटाबेस की क्वेरीज हमने बताया था कि क्या होती हैं। डेटाबेस की क्वेरीज कुछ एडिशनल कमांड्स होती हैं जो डेटाबेस के कमांड्स में ही ऐड की जाती हैं। आज हम टेबल क्वेरीज की बात करने वाले हैं। तो टेबल क्वेरीज भी बेसिकली कुछ नए एडिशन कमांड्स हम पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम MySQL वर्कबेंच को खोल लेते हैं और ये हमारा कुछ पहले का कोड है, इसको भी हम जाके डिलीट कर लेते हैं। और मैंने जितने भी कल डेटाबेसेस बनाए थे वो सारे डिलीट कर लिए हैं और आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं टेबल क्वेरीज के साथ। तो टेबल क्वेरीज में हमने सबसे पहले देखा था कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसी कमांड के साथ स्टार्ट करते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट कमांड का यूज करना पड़ता है। तो पहले अपना एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और वो टेबल क्रिएट करने से पहले हमें टेबल को एक डेटाबेस में क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज हम एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं और हम वो डेटाबेस किसी ऐप का, फेसबुक नाम का कोई ऐप है या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो हम उसका डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, डेटाबेस। और कोई सोशल मीडिया, तो मैं फेसबुक का ही एग्जांपल ले रही हूँ। एंड देन एग्जीक्यूट। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और दोस्तों क्लियर कर लेते हैं और हमारे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। स्कीमाज में जाके रिफ्रेश कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं फेसबुक नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम इस डेटाबेस को यूज करके इसमें एक टेबल ऐड करेंगे, यूज फेसबुक। तो अब हम अपने डेटाबेस को यूज कर सकते हैं और अब हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे अपने डेटाबेस, फेसबुक नाम के डेटाबेस के अंदर। तो उसको क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड लिख देते हैं, क्रिएट टेबल, और अपने टेबल का नाम दे देते हैं। तो फेसबुक में बहुत सारे यूजर्स होंगे जो फेसबुक को यूज करते होंगे, तो उन यूजर्स की कुछ यूजर आईडी भी होगी। उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें उन यूजर्स के फॉलोवर, फॉलोइंग अकाउंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसलिए हम यूजर्स को यूज कर रहे हैं जिससे हमें बाद में सोचना ना पड़े। और इसके लिए अपने ब्रैकेट्स को यूज कर लेंगे एंड देन एंटर। और यहाँ पे कुछ कॉलम्स डिफाइन कर देंगे। तो यूजर्स के अंदर हम कुछ कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यूजर की कुछ आईडी हो सकती है और यूजर का कोई नेम हो सकता है, उसको यूजर नेम ही ले लेते हैं। कोई फॉलोअर्स भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ फॉलोइंग भी हो सकता है कि यूजर जो है वो किसी को फॉलो कर रहा हो तो वो उसकी फॉलोइंग में आ जाए। एंड कुछ कमेंट्स नाम का एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें सारे के सारे कमेंट्स का काउंट हमें दिख रहा होगा। कमेंट्स काउंट कर लेते हैं इसको बेसिकली। तो ये हमने बना लिया है और अब हम ये जितने भी कॉलम हमने क्रिएट किए हैं इनका डेटा टाइप हम डिफाइन करेंगे। तो डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए हम आईडी का जो डेटा टाइप है वो इंट रखने वाले हैं एंड देन कॉमा। फिर हम यूजर नेम, क्योंकि हमारा जो यूजर नेम है वो अल्फाबेटिक वर्ड्स में लिखा जाएगा, ABCD आई होंगे इसमें, तो उसके लिए हम var का यूज करेंगे। और हम कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, CHAR, बट हम var को यूज करेंगे। अभी हम आगे समझ रहे होंगे कि हम कैरेक्टर की जगह var को क्यों यूज कर रहे हैं। तो var को यूज करेंगे और var की एक लिमिट हम सेट कर देंगे कि किसी का यूजर नेम है, तो सपोज किसी का यूजर नेम 50 वर्ड्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एंड देन कॉमा। फॉलोअर्स भी हम इंट में ही काउंट कर रहे होंगे।
फॉलोइंग भी हम इंट में ही काउंट कर रहे होंगे एंड कमेंट्स भी हम इंट में ही काउंट कर रहे होंगे। तो ये हमने अपना एक टेबल बना दिया, टेबल के अंदर कुछ कुछ कॉलम्स डिफाइन कर दिए कि किस कॉलम की क्या आइडेंटिटी होगी। तो अब इसके लिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं अपने टेबल को। तो हमारा टेबल बेसिकली क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, इससे पहले एरर आ गया था। तो अब अपने डेटा टाइप्स को समझने वाले हैं कि हमने आईडी के सामने इंट लिख दिया, कुछ यूजर नेम के सामने varchar लिख दिया, फॉलोअर्स के सामने इंट लिख दिया, ये कमेंट्स काउंट्स के सामने इंट लिख दिया। तो बेसिकली ये डेटा टाइप्स जो है हमें डिफाइन क्यों करने पड़ रहे हैं और इसका काम क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं डेटा टाइप्स। ऑल्दो एसक्यूएल में कमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ कुछ यहाँ पे वर्ड लिख रही होंगी, उसमें काफी सारे एरर्स आएंगे, बट उन एरर्स को इग्नोर करना है क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ कुछ लिख रही होंगी। तो मैं लिख लेती हूँ पहले। मैंने यहाँ पे अपने मतलब डेटा टाइप्स डिफाइन करती हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें से कैरेक्टर और varchar जो है इनका काम सेम ही होता है। इसमें ब्लॉक भी होता है, इंट होता है, टिनी इंट, बिग, फ्लोट, डबल, बूलियन। और यहाँ पे दो और होते हैं, ईयर एंड डेट। तो इनको एक एक करके हम पढ़ रहे होंगे कि हर एक डेटा टाइप का क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर बेसिकली किसी स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए काम आता है, बट कैरेक्टर और varchar ये दोनों ही स्ट्रिंग को स्टोर कराने के काम आते हैं। बट कैरेक्टर और varchar में क्या डिफरेंस है कि अगर कैरेक्टर में हम कोई स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हैं और वो कैरेक्टर मान लीजिए 4 मेमोरी घेर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अगर हमने 4 स्पेस को यूज ना करके हमने अपनी स्ट्रिंग को 2 ही स्पेसेस में स्टोर करा दिया, तो वहां पे जो बाकी की 2 खाली स्पेसेस रह गई है वो किसी यूज की नहीं है और जो हमारी मेमोरी भी फुल हो जाएगी। बट हम varchar की अगर बात करें तो varchar क्या करता है, अगर हमने डिफाइन किया कि हमें 4 स्पेसेस चाहिए और 4 में से हमने 2 यूज किए हैं, तो जो बाकी की 2 स्पेस है वो बाकी मेमोरी में ही यूज हो जाएंगी। हमारे लिए अवेलेबल सिर्फ 2 ही स्पेस होंगी जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो varchar क्या करता है, varchar कैरेक्टर का रिप्लेस है इन एसक्यूएल कि varchar एक्स्ट्रा स्पेसेस कैरी नहीं करता, ये रिमूव कर देता है स्पेसेस को। बट कैरेक्टर क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा स्पेसेस कंटेन करता है जिससे मेमोरी की फुल होती है और हमारी मेमोरी वेस्ट भी होती है साथ में। उसके साथ साथ हम ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ब्लॉक भी एक हमारा डेटा टाइप होता है जो कि हमारे स्ट्रिंग्स को, बहुत लार्ज टाइप की जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको स्टोर कराने के काम आता है। हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टर जो होता है वो कितने स्ट्रिंग्स मतलब कितने लेटर्स को स्टोर कर सकता है। वो 0 से 255 लेटर्स को स्टोर करा सकता है। varchar की भी सेम लिमिट होती है, बट ब्लॉक क्योंकि बहुत लार्ज टाइप के स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहा होता है तो उसकी जो लिमिट होती है वो भी 0 to 65535 होती है, मतलब बहुत लार्ज होती है। और यहाँ पे हम बात करें इंट की, तो इंट बेसिकली इंटीजर्स को स्टोर कराता है। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो इंटीजर जो होता है उसकी जो लिमिट होती है इंटीजर को स्टोर कराने के अपने अंदर, तो वो काफी लार्ज होती है। यहाँ पे लिखा है -2147483647 2147483647। तो ये बहुत लार्ज लिमिट है इंटीजर की। और सेम ऐसे ही टिनी इंट होता है, इंटीजर का ही एक टाइप होता है टिनी इंट, मतलब समझ सकता है कि छोटे इंटीजर्स को मतलब कम इंटीजर्स को स्टोर करा रहे होंगे, कुछ ऐसा इंट्यूशन आप बना सकते हैं। तो इसकी लिमिट भी थोड़ी कम होती है। अब वहीं पे इंट से एक बड़ा भी होता है जिसका नाम होता है बिग इंट। ये इंट के ही टाइप है, टिनी इंट और बिग इंट दोनों इंट के ही टाइप है। बट क्योंकि बिग इंट है तो बहुत ज्यादा लार्ज इंटीजर्स को, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को स्टोर कर रहा होता है, तो इसकी जो वैल्यू है मतलब इसकी जो रेंज है वो भी बहुत वाइड होती है। तो यहाँ पे काफी बड़ा नंबर लिखा है 9223 बहुत वास्ट है। वहीं पे हम बिट की बात कर लेते हैं। तो बिट क्या करता है
कि हमारी बिट वैल्यूज को स्टोर करता है। बिट वैल्यूज कंप्यूटर की मेमोरी की कुछ बात है, तो ये हमारी बिट वैल्यूज को स्टोर कर रहा होता है, जिसकी रेंज होती है 1 to 64। वहीं पे हम फ्लोट की बात कर लेते हैं, तो फ्लोट हमारी 23 डिजिट को स्टोर करता है। फ्लोट तो बेसिकली समझ सकते हैं ना, डेसिमल वैल्यूज को जो स्टोर करता है, ऐसा डेटा टाइप जो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है। तो ये 23 डिजिट को स्टोर कर रहा होता है। बेसिकली 23 डिजिट्स जो लिखी हुई है इसमें, ये पॉइंट के बाद वाली 23 डिजिट्स की बात हो रही है, क्योंकि हम फ्लोट की बात कर रहे हैं। वहीं पे एक फ्लोट का अल्टरनेटिव आ जाता है जो कि डबल है। डबल हमारी 24 to 53 डिजिट को स्टोर कर रहा होता है, क्योंकि 23 तक तो फ्लोट काम कर देता है। उससे लार्ज के लिए अगर हम बात करें तो डबल काम आ रहा होता है। ऐसे ही बूलियन होता है। बूलियन हमारी ट्रू या फॉल्स वैल्यूज 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है। और ईयर की बात करें तो ईयर बेसिकली नाम से भी समझ आ रहा है कि कोई ईयर को डिफाइन करने के लिए ईयर यूज होता होगा। और डेट की बात करें तो ये डेट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। वहीं पे एक और डेटा टाइप होता है जो कि होता है अनसाइंड। अनसाइंड बेसिकली क्या करता है, अनसाइंड सेम इंटीजर्स ही स्टोर करता है, बट अनसाइंड में खास बात है कि अनसाइंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को स्टोर करता है, नेगेटिव इंटीजर्स को स्टोर नहीं करता। जैसे इंट है, इंट नेगेटिव इंटीजर्स को भी स्टोर करता है और पॉजिटिव इंटीजर्स को भी स्टोर करता है, लेकिन अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को स्टोर करता है, नेगेटिव इंटीजर्स को स्टोर नहीं करता है। तो ये तो वही हमारी डेटा टाइप्स की बात। अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं कि ये कैरेक्टर के आगे 50 लिखा है और फिर एक और ब्रैकेट में 0 to 20 255 लिखा है। तो 0 to 255 का मतलब तो ये हो गया कि इसकी रेंज हो गई कि कैरेक्टर की रेंज कहां से कहां तक है। बट ये जो 50 लिखा है ये क्या है, तो बेसिकली हमने बात करी थी, हमने पहले वेर कैर जब यहाँ पे डिफाइन करा था अपने यूजर नेम के लिए, तो हमने 50 उसको देकर डिफाइन करा था। मतलब कि हम अपने डेटाबेस में अगर किसी डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं तो उस डेटा टाइप की हम एक लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इस लिमिट से फिर बाहर डेटा स्टोर ना कराएं। बस सिर्फ जो फिक्स हमने लिमिट दी है, जैसे 50 लिमिट दे दी, तो इस 50 लिमिट में मतलब इस 50 लिमिट में हमारा डेटा स्टोर हो जाए। मतलब यूजर नेम की अगर हम बात करें तो यूजर नेम किसी का यूजर नेम जो होगा यानी किसी का नाम जो होगा वो इतना बड़ा तो होगा नहीं कि 50 लेटर्स उसमें आ जाए। मैक्सिमम 10 to 15 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, लेकिन 50 लेटर्स जैसा इतना लंबा नाम तो किसी का नहीं होगा। तो हमने मिनिमम या फिर मैक्सिमम रेंज सेट कर दी है कि 50 लेटर्स की। ये वेर कैर में जिसका नाम अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, मतलब यूजर नेम अगर हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट सेट कर दो 50। इससे बाहर आप स्टोर नहीं कर सकते। इससे बड़ा अपना यूजर नेम 50 लेटर से बड़ा यूजर नेम आप नहीं रख सकते। तो सेम ऐसे ही कैरेक्टर्स के लिए हो सकता है, ऐसे ही वेक्टर के लिए होता है। ब्लॉब के लिए भी सेम ऐसे ही हम अपने रेंज को डिफाइन कर देते हैं। वहीं पे और ऐसे देखा जाए तो बिट एक होता है जिसमें हम अपनी रेंज को डिफाइन करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे डेटा टाइप्स की। अब हम बात कर रहे थे टेबल क्वेरीज की। तो टेबल क्वेरीज बेसिकली क्या होती है, हम इसमें 4 और नई टेबल क्वेरीज को पढ़ रहे होंगे। तो पहली तो हमारी क्वेरी होती है, अभी इसको हटा लेती हूँ मैं। तो हमारी जो 4 नई क्वेरीज है उसमें से क्रिएट क्वेरी मतलब क्रिएट कमांड को तो हम पहले ही देख चुके हैं, और हमने पढ़ा था कि एक इंसर्ट कमांड भी होती है जो टेबल में डेटा को इंसर्ट कराती है। वहीं पे हम बात करें और नई कमांड्स की, तो एक अपडेट कमांड भी होती है। और नई कमांड्स की बात करें तो अपडेट के साथ साथ एक डिलीट कमांड होती है। डिलीट के साथ साथ एक ऑल्टर कमांड होती है एंड ट्रंकेट। तो ये कुछ हमारी 4 नई कमांड्स हमने देखी। बेसिकली मैं इनका काम बता देती हूँ। लिखने का तरीका इन कमांड्स को सेम ही है जैसे हम इंसर्ट कमांड को यूज कर रहे थे और अपने टेबल में हम क्रिएट कमांड को यूज कर रहे थे। अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ये सारे कमांड्स को लिखने का तरीका सेम है, यूज करने का तरीका सेम ही है, बट काम अलग अलग है। तो इंसर्ट कमांड की अगर हम बात करें तो इंसर्ट कमांड अपने टेबल में डेटा को ऐड करने के लिए, टू ऐड
डेटा इनटू टेबल। इंसर्ट कमांड अपने टेबल में डेटा को ऐड करने के लिए यूज होती है। अपडेट कमांड की बात करें तो अपडेट कमांड हमारा जो टेबल का डेटा है अगर हमें उसको अपडेट करना है तो उसके लिए यूज होती है टू अपडेट द डेटा इनटू टू अपडेट द डेटा फ्रॉम टेबल। वहीं पे डिलीट कमांड की बात करें तो डिलीट कमांड हमारी पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए यूज होती है। टू डिलीट द टेबल। ऑल्टर कमांड की बात करें तो हमारा जो डेटा हमने टेबल में ऐड किया उसको अगर हमें ऑल्टर करना है तो वो ऑल्टर करने के लिए यूज होती है। एंड ट्रंकेट की अगर हम बात करें तो ट्रंकेट कमांड क्या होती है, अगर हम ट्रंकेट कमांड को लिखते हैं तो समथिंग सिमिलर टू डिलीट ही होती है। बस अंतर इतना होता है ट्रंकेट कमांड और डिलीट कमांड में कि अगर हम ट्रंकेट कमांड को लिखे तो वो हमारी टेबल के सारे डेटा को खाली कर देती है और तो टेबल रह जाता है बट टेबल का जो डेटा है वो खाली हो जाता है, मतलब टेबल खाली हो जाता है, टेबल का आउटर फॉर्मेट रह जाएगा और टेबल का जो डेटा है वो टेबल में से निकल जाएगा। बट डिलीट कमांड क्या करती है, सारे के सारे टेबल को ही डिलीट कर देती है, ना तो डेटा रहता है और ना ही टेबल एग्जिस्ट करता है आफ्टर एक्टिंग द डिलीट कमांड। तो ये ट्रंकेट कमांड के लिए टू रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल। तो ये हमारी कुछ नई 4 कमांड्स हैं और अब हम अपने टेबल के डेटा में आ जाते हैं, मतलब टेबल में आ जाते हैं। तो हमने टेबल में देखा कि हमने टेबल को क्रिएट कर दिया और इसमें कुछ कॉलम्स भी डिफाइन कर दिए, इवन तो हमने डेटा टाइप्स भी समझ लिया है कि डेटा टाइप्स होते क्या है। अब हम बात करें तो एक छोटा सा वर्ड है कॉन्स्ट्रेंट्स नाम से। तो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स बेसिकली अभी के लिए, कॉन्स्ट्रेंट को ऐसे तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट डेटाबेस के कुछ सेट रूल्स होते हैं जिनको, मतलब जिनके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, कि उन रूल्स से बाहर अगर हम काम करेंगे तो हमारे पास एरर्स और बग्स सारे होंगे। तो कॉन्स्ट्रेंट अभी के लिए समझ लेते हैं कि कुछ डेटा बेस के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो अभी के लिए इसको हटा लेते हैं और आज का लेक्चर इतना ही है और अपना जो लेक्चर था उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बेसिकली हमने टेबल्स की क्वेरीज को आज पढ़ा, उसमें हमने 4 नई क्वेरीज को देखा, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। तो ये क्या क्या करती हैं, अपडेट तो बेसिकली डेटा को अपडेट करने के लिए काम आती है, डिलीट हमारे पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट करने के काम आती है, ऑल्टर हमारे जो टेबल में डेटा है उसको ऑल्टर करने के लिए काम आती है, ट्रंकेट क्या करती है कि हमारा जो टेबल है उसको रहने देती है लेकिन टेबल का जो सारा डेटा है उसको रिमूव कर देती है। उसके साथ साथ हमने डेटा टाइप्स को देखा। डेटा टाइप्स में बेसिकली हम जो फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे अपने MySQL को सीखते वक्त, वो एक इंट टाइप का डेटा होगा और एक varchar टाइप का होगा। हम फ्लोट भी यूज कर सकते हैं लेकिन फ्लोट एज मच इतना यूज नहीं करेंगे, हम इंट और varchar पे काम करेंगे। इनका काम कैसे होता है वो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। और अगर आपको ये पूरे लेक्चर में से इतना सा भी पार्ट अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज like this video and you have to subscribe the channel for more such informative videos.